नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पुलिस ने केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। केजरीवाल के आवास पर प्रदर्शन करने पहुंचे बौद्ध भिक्षु और वाल्मीकि मंदिर के पुजारी। कुंभ अपने मुख्य मकसद से भटक रहा है, बोले धीरेन्द्र शास्त्री। कोलकाता केस में जज ने दोपहर 2:45 बजे तक फैसला सुरक्षित रखा। दोषी को फांसी की सजा दी जाए, कोलकाता केस में सीबीआई ने कोर्ट में रखी मांग। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार में। लुधियाना के प्रताप बाजार स्थित सब्जी मंडी रोड पर नागपाल शू स्टोर के मालिक ने पार्किंग जोन में 2 व्हीलर न लगाकर सरेआम 3 व्हीलर सड़क पर खड़े कर दिए, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। जब इस बारे में दुकान के मालिक से सवाल किया गया तो उन्होंने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और उल्टा पत्रकारों से बहस शुरू कर दी। जब दुकानदार ने यातायात की समस्या के बारे में बात की तो उन्होंने आरोप लगाया कि पत्रकारों ने उनके सुरक्षा कर्मचारी से पैसे मांगे, जबकि सुरक्षा कर्मचारी ने वीडियो में से नकारा है। वहीं इस घटना का वीडियो भी बनाया गया है। खबर हरियाणा के पंचकुला से, जहां लोक निर्माण विभाग विश्राम घर में समस्त पंजाबी परिवार की ओर से आयोजित नागरिक अभिनंदन एवं सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वो पंचकुला को विकसित और बेहतर बनाने के लिए बड़ी सोच के साथ कार्य करेंगे। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी चुनाव में विजयी हुए गुरमीत मीटा सोहन सिंह भी सम्मान समारोह में शामिल रहे। सभी लोग एक मंच के ऊपर जुटे, आपका अभिनंदन भी किया गया। कई बातें हैं जो उनकी प्राथमिकता के तौर पर उन्होंने रखी हैं। आपकी किस तरह की प्राथमिकता रहेगी उनकी मांग को लेकर? दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और जो भी मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि यहाँ भवन बिरादरियों का बड़ा हमारे सभी समाज वैसे पंचकुला भी इकट्ठे हैं, सबका भवन बन चुका है और पंजाबी समाज का इसके लिए मैं एक विशेष तौर पर प्रयास भी करूंगा। मुझे उम्मीद है कि सेक्टर 15 में जो भवन चल रहा था बनने का प्रक्रिया, उसको भी देखने में आ रहा है काफी धीमी गति है। कुछ इस पे राजनीति भी हो रही थी विपक्ष के द्वारा। अब क्योंकि आप सरकार में हैं, आप किस तरीके से इसको आगे चलाएंगे? वो भी हमारे भाई हैं, जो भी वहाँ लोग हैं, सब मिलजुल के उस भवन को बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव में सभी गुरुद्वारों के पंचकुला कालका से भी जो वार्ड नंबर 1 वार्ड नंबर 2 से आप दोनों विजयी हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सब तो पहला मैं देश विदेश वसते सारे ही पंजाबी वीरां नूं फतेह अर्ज करदा हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सानू सारे हरियाणे नूं साडे सरकार ने ये जो तोहफा बख्शिश कीता सी, गुरु घरां दा प्रबंध चलदा सी तकरीबन 2 साल तो लैके, पर जिहड़ा इलैक्शन होया है ये साडी उमंगा सी सारे ही हरियाणे कि इलैक्शन हो गए, इलैक्शन हो के यह जे प्रबंधक संगतां दे सहयोग नाल चुन के नुमाइंदे अगे आउण, जिहड़े गुरु घरां दे प्रबंध बड़े सुचजे ढंग दे नाल, क्योंकि पहला भी बहुत सोहने प्रबंध चलते सन, पर हुण संगतां दे सहयोग नाल संगत नूं जो गुरु साहिब जी ने अपने तो उच्चा ओहदा बख्शिश कीता है, सो संगत ने सानू जो मान सम्मान बख्शिश किया है गुरु घरां दी सेवा संभाल वास्ते, असीं बहुत ही संगत के सहयोग नाल जिहड़े साडे वीरां ने साडे नाल इलैक्शन भी लड़े ने, उन्हां नूं भी नाल लैके असीं गुरु घरां दे प्रबंध चलाउणे ने। तो संगत दा सानू बहुत मान सम्मान मिलिया है अते साडे OSC SD तरुण भंडारी जी
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ही अपने डिस्ट्रिक्ट पंचकुला वालों भाई तरुण भंडारी जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ताकि आगे ਨੂੰ भी ਸਾਨੂੰ सहयोग मिलता रहे। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ प्रबंध अच्छे तरीके ਦੇ ਨਾਲ संगत के सहयोग ਨਾਲ निभाते रहे। धन्यवाद। आप विजयी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे संगत से? और आपकी वार्ड में भी शांतिप्रिय तरीके से जैसे आज चुनाव संपन्न वोटिंग हुई है, 66% से ज्यादा की वोटिंग हुई। पहला तो मैं सारी संगत के इलाके की संगत का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो जिन्होंने कंधे नाल कंधा मिला के मेरा सहयोग किया, दिन रात खड़े, बहुत धन्यवाद। बड़े शांतिप्रिय तरीके नाल इलेक्शन होया, बहुत बहुत धन्यवादी हाँ साडे सचिव सीएम साहब के कर्मचारी जी, उन्होंने भी उन्होंने भी बहुत सहयोग किया। तो हर टाइम वो भी साडे नाल खड़े थे, कंधे नाल कंधा लगा के खड़े थे। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये सांझ संभाल का काम है, 2 साल हो गए ने 2014 एक कमेटी बनी सी, काम चल भी रहे सी, सांझ संभाल हो रही सी। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਕੀ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਆਏਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां सोनभद्र में दूधली स्थित कन्हार सिंचाई परियोजना से किसानों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। रविवार को जिलाधिकारी बीएन सिंह ने पहली बार इस परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इस परियोजना की पूरी होने से क्षेत्र की लगभग 35,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम के अंत में विस्थापित नेता ईश्वरी प्रसाद निराला ने विस्थापितों की समस्याओं से संबंधित एक पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। क्या इसमें दिशा निर्देश दिए सर? कन्हार परियोजना काफ़ी लंबे समय से विचाराधीन में चल रही है। प्रदेश सरकार ने इसमें अभी धन भी रिलीज किया है और इसका लाभ यहाँ के लोगों को मिले, लगभग 35,000 हेक्टेयर की सिंचाई हो सके। इसके नाते इसके जल्दी निर्माण के लिए निरीक्षण करने है और देखा गया है अभी नहरों का निर्माण होना शेष है और उस पर काम चल रहा है। सर, जिस सड़क से आप आए हैं वो सड़क एकदम जर्जर हो चुका है, आने में बड़ा दिक्कत होता है लोगों को। सड़क कुछ खराब है, उसको देखा जाएगा। कर्नाटक के हुबली में विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार हिंदू कार्यकर्ताओं का अपमान कर रही है और राज्य में दंगे भड़काने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डीके की वजह से मुसलमानों में हिम्मत आई है। यतनाल ने भाजपा की हार का कारण भी हिंदू कार्यकर्ताओं की सुरक्षा में कमी बताया। ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕಾರ್ ಮಾರಿ, ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ ಮಾರಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು, ಅದೇ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೇಳ್ಯಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಿತ ಇವ್ರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ। ಒಂದು ಚೌಪಾಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾದರ್ನ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಆಯಿತು। ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು। ಪಂಚತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕಲಿತಂತ ಲಂಡನ್ನ ಅವರ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಕೋಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಕೊನೆ ಉಸಿರೆಳೆದಂಥ ದಿಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾವು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮಾವುದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜನ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು, ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ 5 ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡಿದವ್ರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು। BJP ಬಂದ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದೂ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಹೀನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಏನಾರೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಸುಮಾರು 70ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು। ಈಗ ಜೈ ಭೀಮನಲ್ಲಕ್ಕೂನವರಿಗೆ ಅನರ್ಹರಿದ್ದಾರೆ, ಗಾಂಧಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಇವರು ಪಾಲಿಸೇ ಇಲ್ಲ।
ಗಾಂಧಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕೊಳ್ಳೇನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಂಥ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಜೈ ರಾಮ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ರೀ? ಅವರೆಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗಾಂಧಿಗಳಂತ. ಯಾರು? ಗೋಡ್ಸೆ ಅವ್ರು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಗಾಂಧಿ ಇನ್ನೇ 2 ಗೋಳಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಂದು. ಗಾಂಧಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ 3 ಗೋಳಿ ಅದು. 1 ಗೋಲಿ ನಾಥುರಾಮ್ ಗೋಡ್ಸೆ ಅಂದ್ರು, ಇದನ್ನು ಒಪ್ತಾರೆ, ಕೋರ್ಟ್ನಾಗೆ ಆಗೈತಿ. ಇನ್ನು 2 ಗೋಳಿ ಯಾರು ಹೊಡೆದ್ರು? ನೀರು ಹೊಡ್ಸದ? ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಿ, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂನೇ ಗಾಂಧಿನ ಹೊಡ್ಸದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಹರೂಗೆ ಒಟ್ಟು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿನ ಹೊಡ್ಸದವರು ಗೋಡ್ಸೆನ ಗುಂಡಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು 2 ಗುಂಡುಗಳವು ಯಾರು? ಇದು ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಆದಂಥ ವಾದ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 2 ಗುಂಡುಗಳು ಯಾರು? ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೆಹರೂನ ಹೊಡ್ಸ್ಯಾನ. ಗಾಂಧಿನ ಹೊಡ್ಸೋದವ್ರು ನೆಹರು, ನಾಥುರಾಮ್ ಗೋಡ್ಸೆ ಒಂದೇ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ 2 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಂದು. ಸರ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಬಣ ಏನಿದೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತ ಸರ್, ದೂರು ಕೊಡ್ತಾರಂತ. ಮುಂದಿನ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ನೀವು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ಸತ್ಯನೇ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಸ್ತೆದಾಗ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಾದಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನತ್ತಾನೆ, ಇವನ್ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಎಂಥವ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಗುರ್ತತ್ತಂದ್ರೆ ಸಮಾಜನಾಗ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಲೋಫರ್ಸು ಕಿಸೆ ಕತ್ತರಿಸೋರು, ಯಾವುದು SC ST ಜನಾಂಗದ ಮೀಸಲಾತಿ ತಗೊಂಡವ್ರು, ದಲಿತರ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕಸ್ಕೊಂಡ ನಾಲಾಯಕರದ್ದು. ನೀವು ಮುಂಜಾನೆ ಹೇಳ ನಂದು ಆದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು ಸೀದಾ. ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯತ್ನಾಳದಾಗೈತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸಿಗುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ವಿಜೇಂದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋರು ಚಲೋ ಮಂದಿ. ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಪ್ಪನ ತಗೋರಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರದಾನ, ನನ್ನ ಮಗ ಹಂಗದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಿ ಅದವರಿಗೆ ಬಿಡ್ರಿ. ಲೋಫರ್ಗಳಿದೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಗೌರವ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಕತ್ತ. ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆನ ಯಾವ ನಾವೇನು ನಾವೇನು ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ನಾವು ಬಿಡ್ಲಾರ್ದು, ಅವ್ರಪ್ಪನ ಹಂಗದಿ. ಸರ್, ಈಗ ನಾಲಾಯಕನ ಒಂದು ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರಿ? ಯಾರಿಗ್ರಿ? ವಿಜೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸಹಿ ಮಾಡಿದವ್ರು ಏನು ಭಾಳ ಸಾಜೂಗ್ ಅನ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ದೇಶಕ್ಕಂಟ ಅಪ್ರತಿಮ ನಾಯಕ ಅನ್ಬೇಕಾ? ಏನು ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿ. ನಾಲಾಯಕನ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನೇನು ಮಾಡಿರಿ ಅನ್ನೋದು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಹೇಳ್ಯಾರಲ್ಲ, ಏನು ಶಾಸಕರು ಅದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ? ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಂದೇ ಸಹಿ ಮಾಡ್ಯಾನ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿದು. ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು. ನಿಮಗೆ ತಾಕತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ತಾಕತ್ತಿತ್ತು, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಹಿಗಳಾಗ್ಯಾವ, ಯಾವ ಸಹಿ ಅದಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಿರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸಿಟಿ ಕಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಇದನ್ನು ಕಳಿಸ್ರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಹಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಹಿ ಕಳಿಸ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನೇ ಮಾಡ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೂಫ್ ಆದ್ರೆ, ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನಾಲಾಯಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾಲಾಯಕ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು. ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ನವ್ರು ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನೀವೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಅಥವಾ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ? ಯಾವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ, ನಮ್ದು ಒಂದು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ? ನಾವು ಅಂತೂ ಸಿದ್ಧ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗಿರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು? ಈಗಿರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನು ಅಲ್ರಿ, ಚುನಾವಣೆ ಈಗ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ MLA ಇದ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ MLA ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸರ್, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಅವಧಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಆಸೆ ಇದೆ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಅವಧಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯೋ ಆಸೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಳಿದು ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಲೂಟಿ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಇದೆ. ಅತ್ತೇಳಿ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಒಪ್ಕೋಬೇಕೆ ಅಂತ ಕಳ್ರನ್ನ? ಇನ್ನು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕಿಂಗ್ ಸರ್, ನೀವು ಬರೀರಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಬರೀದಿಲ್ಲ? ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಜೇಂದ್ರ ಕಡೆನೇ ಇರ್ತೀರಿ. ಸೋಮ ನಮ್ಮದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾಯ್ದೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ನಿಮ್ TRP ಇರ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಏನೋ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ, ನಮ್ದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದಿನಿ. ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ನತ್ತ, ದೇವ್ರವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತಾರೆ. ದೇವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ನಿಕಾಯಿ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಿನಗೆ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ನೀನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ದೂರ ಕೊಟ್ಟು BJP ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ರೂಮ್ ತುಂಬೈತಿ. ಇದೊಂದು ಇದೊಂದು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಮೊನ್ನೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ನನಗೆ,
ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಹ್ಮ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಇದು ಬಂದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಲೆಟರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೇನಾರು ಬಂದಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ತಂದು ಕೊಡ್ರಿ. ಸರ್, ಈಗ ಇಡಿ ಅವರು 300 ಕೋಟಿ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಮೂಡ ಹಗರಣ ಕೇಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಬಂಡತನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು? ನೋಡ್ರಿ, ಅವರು ಅದ್ರಾಗ ಅಪರಾಧಿ ಆಗಿದ್ದು ನಿಜ, ಆದರೆ ಅವರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಿದ್ದು. ಅದ್ರಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದಾರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರಾಗ ವಿಜೇಂದ್ರದ್ದು ಪಾಲಿದೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅದಾರ, ಮಹಾಮಾನ್ ನಾಯಕರು ಅದರ ಒಳಗೆ. ಮೂಡ ಹಗರಣ ಮೋಡ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಾಚ ಇಲ್ಲ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣ ಸರ್, ಯಾವ ಬಡ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜನಾಂಗದ 187 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸಿ ಎಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಳಗೆ ಯತ್ನಾಳ್ರೆ 187 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ 85 ಕೋಟಿ ಅಂತಾರೆ. 85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲೂಟಿ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋತಾರಲ್ರಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ಇವತ್ತು ಎಸ್ ಸಿ ಜನಾಂಗದ SC ST P 24,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿರಿ. ಈಗ ಅವ್ರು ಏನೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಣ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಹಣನೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ. 0 ಯಾವ ಹಗರಣ ಯಾವ ಏನು ನಿಗಮ ಅದಾವು ಒಂದಕ್ಕೂ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥ 24,000 ಕೋಟಿ SC P TSP ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಹಣ ನೀವು ಬಳ್ಳಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇದರಿಂದ ನೀವು SC ST ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚ ಕಾಪಾಡ್ಲಕತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗೂ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದಿವಾಳಿ ಆಗಿದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಸೋದು ಹೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಲ್ಲ. ಸಿಟಿ ರವಿನ ನನ್ನ ಯಾರು ಹಿಂದೂ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾರ. ಆದ್ರೆ ವಿಜೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಗೋವುಗಳದ್ದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾರವಾರದಾಗ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದ ಹಸುವನ್ನ ಕೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಗೋವುಗಳ ಮಾಂಸ ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ? ನೋಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ. ಈಗ ಅದೇ ಕೆಚ್ಚಲ್ ಕೊಯ್ದವನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡ್ರು? ನಿನ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗರ್ಭ ಇರುವಂಥ ಆಕಳನ್ನು ಹೊನ್ನಾವರ, ಅದೇ ಒಟ್ಟು ಹೊನ್ನಾವರದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮಾನುಷವಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು, ಹಿಂದೂಗಳ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಕೆದಕೋದು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಲಭೆ ಎಬ್ಬಿಸುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಾನು ಹಿಂದದಾನೆ, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಮೈ ಬ್ರದರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಮೈ ಆಲ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾರೆ. ನಾಯಿಗೆ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಹೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೊಮ್ಮಾಯಿನೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಏನು ಸುಡುಗಾಡು ತಗೊಲಿಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ಕಡಿತನ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ದ, ಏನಪ್ಪ ನೀ ಯಾವಾಗಾರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತಗೋತೀನಿ ಏನು ಯತ್ನಾಡ್ರಿ, ಯಾರು ಪೊಲೀಸರು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಮತ್ತೆ ಎದಕ್ಕೆ ಕಿಸಿಲಾಕಾಗ್ಯಪ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಲ್ಲ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ. ಇಂಥವ್ರು ಅದಾರ, ಏನು ಮಾಡೋದು? ನಮ್ಮವರು ತಪ್ಪದವು. ಈ BJPಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಇರುವುದು, ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ BJP ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮೊನ್ನೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಂದೂಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾದ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು 140 ಸೀಟ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳು ಭಾಳ ಅದಾವೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನೂ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಾಗ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹತಾರೆಗಳು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಔರಂಗಜೇಬನ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಾಗ ನೀಗಿಸಲಾರ್ದರು. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ? ಹಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೋಗಿ ತೆಗನಾಗ ಬೀಳಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಆ ಮಗ ಬೇಡ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಬಾಯಿ ಐತಿ ಹಿಂದೆ ತಾಸಬಡಿ. ಯತ್ನಾಳ್ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ 1 ಲೀಡರ್ ಯಾವಾಗ? ನೀವೇ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು ರೊಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡು ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಡ್ರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಾರು ಬೋಗಸ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ 1 ವಿಜೇಂದ್ರ, ನಂಬರ್ 3 ಯತ್ನಾಳ್, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೋತ ಕೊಂಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವೆಗಳಿಂದ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ವೆನೇ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ನಂಬರ್ 1 ನಾವೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ರು ಮಾಧ್ಯಮದವರು. ಹಳ್ಳಿ ಹೋಗಿ ವಿಜೇಂದ್ರನ ಹೊಗಳ್ತೀರಿ. ರಾಜಾ ಹುಲಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ, ಅರೆ ಬಾರೆ ವಾ, ಮಾಧ್ಯಮದಾಗ ಗುರ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಮದು ಹಣೆ ಬರ.
अगली खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से, जहां होने वाले निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी दीपक नौटियाल ने रोड शो में अपनी ताकत दिखाई। वार्ड नंबर 13 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे दीपक मिल रही जन समर्थन को देखते हुए अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। मुझे लग रहा है ये सभा प्रचंड जीत की घोष है और 26 तारीख के 25 तारीख की रात या 26 तारीख की सवेरे मुझे लगता है क्योंकि वार्ड में आखिरी वार्ड है तो सबसे बाद में खुलेगा तो एक नया आगाज 26 को खुलने वाला है और वास्तव में जो है प्रचंड जीत से सभासद की जीतेगा। जनता में जो मैसेज जा रहा है उस तरह का जा रहा है कि सब आपके अच्छे कार्य जो सराहनीय कार्य है उन्हीं का परिणाम ये भीड़ दे रही है। ये जनता लोगों की इस संबंध में आप उनका आभार हमारे जनता मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि मातृशक्ति देवतुल्य मातृशक्ति देवतुल्य मेरे भाई बंधु जितने भी हैं और जितने बच्चे हैं, यहाँ तो बच्चे के मेरा नाम है तो मेरे पास मैं जिसे बोलता निशब्द हूँ, मेरे पास बोलने के लिए शब्दों में अगर मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जो कहना चाहूँगा कि दिल की गहराइयों से मैं उनका धन्यवाद करूँगा। अगली खबर का रुख करेंगे राजस्थान के तोडाभीम कस्बे की बालाजी रोड पर श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 26 जनवरी की तैयारी जोर शोर से चल रही है। पीटीआई शुभम मीणा विद्यालय के बच्चों को मार्च पास्ट का परीक्षण दे रहे हैं। आपको बता दें कि विद्यालय में बच्चों का भविष्य सुधारने पर पूरा ध्यान दिया जाता है और साथ ही सांस्कृतिक आयोजनों को भी उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। उत्तराखंड के पौड़ी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देशन पर कोतवाली, श्रीनगर और लक्ष्मण झूला पुलिस ने न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंट पर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। तीनों अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। बता दें कि चेक बाउंस और मारपीट से संबंधित मामलों में फरार चल रहे 3 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां नगर निगम जोन 1 में बिना किसी प्रस्ताव के सड़क निर्माण हो रहा है। सड़क पर बिना किसी आदेश या बजट पारित हुए कराया जा रहा है इंटरलॉकिंग का कार्य। संबंधित अधिकारियों को इस कार्य की कोई खबर नहीं है। शिकायत मिलने के बाद महापौर सुषमा खरेवाल ने खुद स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद महापौर ने अधिकारियों को फटकार लगाई। क्या है पूरा मामला? मुझे यहीं के लोगों ने फोन किया है कि बनी बनाई रोड उखाड़ी जा रही है। जब तक मैं आई आधी रोड उखड़ चुकी थी, अभी आधा ये देखे कितना बढ़िया है, लेकिन बनी बनाई रोड उखाड़ करके फिर उसे बनाने का क्या अर्थ है? अगर रोड खराब है तो आपका बनाना हम लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन सही रोड को उखाड़ करके फिर उसको बनाना, इसका मतलब भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इसकी मैं जांच करूंगी और जब तक इसकी जांच नहीं होगी आगे और विकास कार्य रोकेंगे। ये सड़क नगर निगम बना रहा है या स्मार्ट सिटी के तहत बन रही है? नगर निगम वाले कह रहे हैं स्मार्ट सिटी बना रहा है। स्मार्ट सिटी बना रहा है, चाहे पीडब्ल्यूडी बना रहा है, कोई भी बना रहा है। लखनऊ नगर निगम में काम हो तो सही ढंग से हो। मैम, क्या टेंडर मिलने से पहले क्या यहाँ का एस्टीमेट या बिल्कुल जेईई एक्सचेंज करते हैं, काम पूछा जाएगा। अगर स्मार्ट सिटी का है तो जेईई एक्सचेंज चीफ हमारे हैं, पूछा जाएगा कि किस आधार पर कैसे ये बनाया गया, इसका एस्टिमेट कैसे बना गया। आगे क्या कार्रवाई करेगी? मैं इस पे स्पष्ट कार्रवाई करूंगी। जब तक इसकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होंगी तब तक मैं आगे विकास के सारे काम अभी रोकूंगी। इंटरलॉकिंग बदलने लायक नहीं है। ये कौन सी एजेंसी काम कर रही है अभी ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन ठेकेदार कर रहा है, कौन सी एजेंसी कर रही है। और अगर नगर निगम नहीं कोई दूसरा विभाग भी कर रहा है तो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने कोई एनओसी नहीं जारी की है। तो जो भी काम कर रहा है इसका एक तो जो किया भी है तो इसका भुगतान नहीं होगा। अगर कोई प्रस्ताव बना है अगर तो यहाँ प्रस्ताव की जरूरत नहीं थी, प्रस्ताव बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि बिल्कुल नई टाइलें हैं ये, यहाँ बिल्कुल जरूरत नहीं किसी काम की।
जहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया है महापौर के पहुंचने के बाद भी कि इसको बना कौन रहा है। हाँ, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है ये नहीं पता चल पा रहा है। विभाग कौन सा बना रहा है ये भी क्लियर हो नहीं, पाया वो अभी क्लियर हो रहा है। 10 मिनट में सबको बुला लिया गया है कि जो इस जोन के काम करने वाले हैं और एक स्मार्ट रोड सिटी से ये रोड बनी थी उसके जो काम करने वाले हैं। अभी वो कोई ओनरशिप नहीं ले रहा है कि हम काम कर रहे हैं। तो अभी जो एग्जैक्ट पता चल जाएगा किसने काम, कौन काम कर रहा है और किसके कहने से कर रहा है, क्योंकि यहाँ काम की बिल्कुल जरूरत नहीं। बिल्कुल साफ दिख रहा है कि बिल्कुल नई टाइलें हैं, इसमें कहीं कुछ भी जरूरत नहीं है। अब मुश्किल से 2 साल 1 साल पुरानी होगी। आपको लगता है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है? नहीं, अभी तो काम हो रहा है, अभी इसका कोई भुगतान तो नहीं हुआ। कौन सी एजेंसी कर रही है? भुगतान रोका जाएगा? भुगतान तो बिल्कुल नहीं किया जाएगा, जब जहाँ जरूरत नहीं किसके कहने से काम किया। पास कैसे हुआ? वही देखना है कि कहाँ का टेंडर है और किसने टेंडर बनाया, किसने टेंडर पास किया। तो अभी इसका जो है ना, अभी एक घंटे के अंदर इसका सारा जो है निकाला जाएगा, आपको बताया भी जाएगा। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से है, जहां नेशनल हाईवे 9 पर तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। यहाँ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में मुरादाबाद से दिल्ली की तरफ जाते हुए राजा की हवेली ढाबे के सामने एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर अज्ञात वाहन से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई और उसका चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने घायल चालक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिखेड़ा में भर्ती कराया है। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के जाम सावंत शुमाली गांव में 200 वर्ग गज जमीन पर टीन शेड डालकर बिना अनुमति के सामूहिक नमाज अदा की जा रही थी। हिंदू जागरण मंच के हिमांशु पटेल द्वारा एक्स पर वीडियो पोस्ट करने के बाद पुलिस ने इस पर कार्रवाई की। पुलिस ने गांव के प्रधान समेत 7 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीओ अरुण कुमार सिंह ने अवैध रूप से मस्जिद बनाने का मामला दर्ज किया है। थाना बहेड़ी पर सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र के ग्राम जाम सावंत में कुछ लोगों द्वारा सामूहिक रूप से एक प्राइवेट स्थान पर जुमे की नमाज को अदा किया जा रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस ने जाकर मौके पर जांच की तो यह पाया गया कि ग्राम जाम सावंत में कबीर अहमद नाम के व्यक्ति हैं जिनकी अपनी वहां भूमि है। उस भूमि के ऊपर 4 दीवारी बनाकर और टीन शेड डाल करके वहां सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी जा रही थी, जो कि नियम विरुद्ध था। इस संबंध में थाना बहेड़ी पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें 4 लोगों को कल गिरफ्तार करके धारा 170 BNSS में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था है, वहां पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई है। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां के सैनिया घराने के प्रसिद्ध सरोद वादक पंडित अमित भट्टाचार्य ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के निमंत्रण के बाद भी जाने से मना कर दिया। अमित भट्टाचार्य ने ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण नहीं मिलने या शपथ ग्रहण समारोह में उनकी गैर मौजूदगी के चलते लिया है। ये ओथ सेरेमनी का उसमें हमको बुलाया गया था, उसके बाद बॉल होता है, इनविटेशन उसी का था। तो ये राष्ट्रपति ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह था जी। अच्छा, तो क्या इंडिया में और किसी कलाकार को तो मिला ही नहीं है? नहीं, कलाकार को तो मिला है, होता है ऊपर वाले का गुरु कृपा होता है, गुरु कृपा ही केवलम, ऐसा ही होता है। आज तक इतिहास में शायद किसी को नहीं मिला होगा, कोई कलाकार को नहीं मिला होता है कभी। और बनारस में रहते हैं तो बनारस की मिट्टी में ही कुछ ऐसा है, लोग चले आते हैं सब और साधना में लगे रहते हैं। जैसे कहा गया है कि नादो उपासना या देवा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, तो नाद की साधना करते हैं तो दुनिया भर के लोग आते हैं, हमको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और नाद ब्रह्म तदानंदम अद्वितीयम उपासमहे, उसकी उपासना करने से कोई देवी देवताओं के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और शास्त्र में कहा गया है कि नहीं वंध्या सरस्वती, माँ सरस्वती की उपासना करने से माँ सरस्वती बांझ नहीं है, वो फलदायिनी है। अच्छा, वहाँ किससे रिलेशन थे, कहाँ से इन्विटेशन आया, किसके? वो हमारे एम्बेसडर्स हैं, मित्र लोग हैं, मित्रगण हैं, सब कुछ हैं। क्या व्हाइट हाउस से आया ये?
नहीं, डायरेक्ट व्हाइट हाउस से नहीं आया, लेकिन शायद हो सकता है कि व्हाइट हाउस में भी उन लोग चाहते हैं कि हम जाएं। उन लोग कह रहे थे गुरु जी आप आइए, आपका आना बहुत जरूरी है। तो अभी तक मैंने ठुकरा दिया है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री का जाने की बात थी, अगर उन्हीं के पास कोई निमंत्रण नहीं आया होगा तो हमारे लिए सर्वोपरि है भारतवर्ष, और जो भी प्रधानमंत्री हैं उनका इज्जत हुए तो बहुत जरूरी है। तो यही बात है, और हमारे प्रधानमंत्री भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, तो इट इज माई मॉरल ड्यूटी टू पे माई रेस्पेक्ट टू हिम। इन्विटेशन तो आया है, वो विदेश मंत्री एस जयशंकर जा रहे हैं। अब उनके पास आया है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, हमारे न्यूज से आया है कि उनके पास आया नहीं है, इसीलिए हमने ये डिसीजन लिया। वो तो जाना पड़ेगा, भारतवर्ष से तो कोई ना कोई जाएंगे जरूर, वो तो जाना ही पड़ेगा, यही बात है। अच्छा, मतलब आपके सरोज की गूंज अमेरिका के व्हाइट हाउस तक है, वहाँ की संस्था ने आपको बुलाया होगा ना प्रोग्राम में? वो तो मतलब खाली इनविटेशन आया है कि हमको जाना है वहां पर समारोह में हमको शरीक होना है, सरोद के लिए नहीं। सरोद के लिए तो हम तो बहुत लिमिटेड जगह हम करते हैं, वो फिर अगर होगा तो फिर उन लोग बुलाते हैं, देश विदेश से सब बुलाते हैं, लेकिन हम सब जगह ऐसा करते नहीं है। अच्छा, कभी ट्रंप ने आपका प्रोग्राम सुना है? अमेरिका में आपका प्रोग्राम तो हुआ होगा ना? नहीं, मैं कभी नहीं, मैं अमेरिका कभी गया नहीं हूँ। यूरोप में मैं ट्रैवल किया हूँ, लेकिन अमेरिका कहीं नहीं गया, और आजकल विदेश में जाता भी नहीं हूँ। वो लोग विदेश के नाम से दौड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई बनारस में जो शांति है वो कहीं पर नहीं होगा। आप लोग भी बनारस के रहने वाले हो, बनारस से बाहर जब जाते हैं आप, बनारस में आने के लिए कैसा लगता है कि कब तक बनारस में जाके पहुंचे। इन्विटेशन कार्ड संग और क्या आया है? इन्विटेशन कार्ड ही आया है। और टिकट? नहीं, टिकट तो हम तो अपने चार्टर्ड से जाते हैं, वहां पर प्राइवेट चार्टर्ड से जाते हैं। तो उसके कुछ भुगतान का उन्होंने कुछ कहा है कि आप अपने? नहीं, वो तो सब गुरु कृपा। मैंने आपसे क्या कहा कि प्रभु सब व्यवस्था कर देते हैं, कहीं से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो प्रभु सब कर देते हैं, यही है। कुछ शुभकामना देना चाहेंगे ट्रंप के लिए, ताकि देश में अपने उनके वहां पर भी इतना फायर, आपको मालूम है लॉस एंजलिस में क्या हुआ है। यही प्रभु से प्रार्थना है कि सब शांति से रहें, और वो भी अपना कार्यकाल बहुत अच्छे ढंग से व्यतीत करें, और हमारे भारत के साथ उनका संबंध और प्रगाढ़ हो और अच्छा हो, हमारे प्रधानमंत्री के साथ और अच्छा ढंग हो, उनके साथ व्यवहार हो, यही प्रार्थना है और कुछ नहीं है। और सबको शांति सबको मिले, यही है। वो प्रसन्न रहे, यही सबसे बड़ी बात है। उनमें प्रपन्नता हो, संपन्न रहे और उनमें प्रपन्नता हो, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद कुछ फायदा इंडिया को मिल सकता है? जियो पॉलिटिक्स के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, पॉलिटिक्स में मुझे मालूम नहीं है। मैं खाली विवेकानंद जी का एक ही चीज जानता हूं, आई डू नॉट नो पॉलिटिक्स, माई पॉलिटिक्स इज ओनली ट्रूथ एंड गॉड। अगली खबर उत्तर प्रदेश के देवबंद से, जहां 2 दिन पहले भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में गोलीकांड की घटना सामने आई थी। इस प्रकरण में 2 युवकों के गोली लगने से गंभीर रूप से घायल होने पर पूरे क्षेत्र में दहशत और तनाव का माहौल बना हुआ है। हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम सैनी ने पीड़ित वाल्मीकि समाज के लोगों से इस मामले की जानकारी ली। अभी हाल ही में जनपद सहारनपुर की देवबंद विधानसभा में जिस प्रकार भूमि विवाद को लेकर वाल्मीकि समाज के ऊपर कुछ दबंग युवकों ने फायरिंग करी, उसको लेकर पूरे वाल्मीकि समाज में भारी रोष है। और आज जनपद सहारनपुर की नगर निगम के अंदर में मौजूद हूँ। सफाई यूनियन कर्मचारियों के जिला अध्यक्ष राहुल वाल्मीकि जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि इस घटना को लेकर पूरे वाल्मीकि समाज में भारी रोष है। राहुल भाई, 2 दिन पहले इस प्रकार जो घटना हुई, पूरे समाज के अंदर एक भारी रोष है। इसको लेकर कुछ महापंचायत का भी आगाज हुआ है, क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि देवबंद क्षेत्र में एक शमशान घाट की भूमि थी, वो वाल्मीकि समाज के लोगों की है, और कई 70 साल से उन्हीं लोगों पे है। और वहाँ पहले मूर्ति फूकना काम होते थे, फिर बच्चे दफाना काम हो रहा। फिर कुछ गुंडे तत्व के लोग आए और उन्होंने फायरिंग करी वहाँ पे,
अवैध रूप से कब्जा करना काम किया, और जिसमें वाल्मीकि समाज के 2 बच्चों को गोली लगना काम हुआ, और एक बच्चा हमारा गंभीर रूप से घायल हो चुका है, और जिस बच्चे को गोली लगी है उसको यहाँ से रेफर कर दिया गया है चंडीगढ़ के लिए। उसकी माली हालत जो है अभी गंभीर ही है, अभी उसकी हालत अभी ठीक नहीं है। शासन प्रशासन कैसा सहयोग कर रहा है इस मामले में? मौजूदा मंत्री भी ब्रजेश जी कल वहां पर पहुंचे थे, क्या कुछ निर्णय फैसले लिए गए? शासन प्रशासन देखो इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ है, और रात पता चला है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है, और कुछ लोगों की बहुत जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। आदरणीय मंत्री जी ब्रजेश जी ने भी आश्वासन दिया है कि ये जो भूमि है ये अब वाल्मीकि समाज के लोगों की ही रहेगी, और उसमें जो तारवार है वो सब लोग वाल्मीकि समाज के लोग कर लेंगे, और अब के बाद ये जमीन वाल्मीकि समाज के लोगों की ही रहेगी। यह आश्वासन आदरणीय मंत्री जी ने दिया है। अभी आपने बताया कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे की कार्रवाई जारी है, तो अभी महापंचायत को फिर लेकर किस प्रकार की रणनीति बनाई जा रही है? जब लगता है कि लगातार जो शासन प्रशासन सहयोग कर रहा है, मौजूदा पुलिस भी सहयोग कर रही है, तो आखिरकार नाराजगी किस बात को लेकर? नाराजगी इस चीज की है कि घटना को लगभग 2 दिन पूरे हो चुके हैं, और 2 दिनों में मात्र केवल 2 ही लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि वाल्मीकि समाज प्रशासन द्वारा नाराज है कि 12 लोगों के नाम दर्ज है और केवल मात्र 2 लोग ही गिरफ्तार हुए, 10 लोग अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं है। अगर इसमें जल्द से जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी अगर नहीं होती तो महापंचायत वाल्मीकि समाज की बैठेगी, और पूरा जिला सहारनपुर से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश की सफाई व्यवस्था ठप करना काम करेंगे, और ईंट से ईंट बजाना हम लोग काम करेंगे। वाल्मीकि समाज जो है अब झुकने वाला और डरने वाला समाज नहीं है, और ना ही झुकेगा। ये जिस तरह से इनके पर जो ये तरह तरह के मतलब कभी कहीं कांड ले लो, कभी किसी तरह कांड ले लो, आप सब वाली बातें सबको जानते हैं। तो ये जो भी मामला प्रकरण जो चल रहा, इसमें कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज बहुत इन लोगों से जो है प्रशासन से नाराज है, और प्रशासन में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उन लोगों को सबको तत्काल में गिरफ्तारी करके उनके संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उन सब लोगों को जेल भेजा जाए। चलिए कुछ और वाल्मीकि समाज से जुड़े कार्यकर्ता उनसे बात कर लेते हैं। सर, पूरी घटना को कैसे देखते हैं? सर, हम ये तो यही देखते हैं कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में हड़ताल करेंगे, चक्का जाम करेंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम अपना एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। चलिए, तो आपने देखा जनपद सहारनपुर के देवबंद विधानसभा में हुई इस घटना को लेकर पूरे वाल्मीकि समाज में भारी रोष है, और खास तौर से आज सफाई कर्मचारी यूनियन के जिला अध्यक्ष सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने जो है इस घटना को लेकर कड़ा विरोध जताया, और कहा कि जब तक बाकी बचे हुए लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हमारा एक ऐसी लंबा धरना प्रदर्शन इस प्रकार लगातार जारी रहेगा। आज थाना देवबंद के तलेड़ी चुंगी के पास एक जमीन है, रोड पर खाली पड़ी जमीन है। वहां पर एक पक्ष द्वारा काम लगाया जा रहा था, जिसमें कि दूसरे पक्ष के कुछ लोगों द्वारा वहां पर आपत्ति करी गई, और दोनों के बीच में इसमें लड़ाई झगड़ा हुआ, और मौके पर फायरिंग हुई है, जिसमें कि 2 व्यक्तियों को फायरिंग गोली लगी है, जिसमें कि एक व्यक्ति के पेट से गोली छूकर निकली है और दूसरे व्यक्ति के हाथ से छूकर निकली है। दोनों की स्थिति सामान्य है। पुलिस द्वारा दोनों का मेडिकल कराया गया है। इसमें एक पक्ष की तहरीर पर थाना देवबंद में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, और इसमें जांच कर अभिलेखीय साक्ष्य इकट्ठे कर आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से, जहां सड़क दुर्घटना में 2 होमगार्ड की मौत हो गई। सड़क दुर्घटना में 2 होमगार्ड जवानों की मौत हुई है। महाकुंभ की ड्यूटी समाप्त कर दोनों घर लौट रहे थे। खड़े ट्रक से टकराई बाइक सवार होमगार्ड जवान, एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई तो दूसरे की वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में मौत हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के वाराणसी मार्ग पर ये सड़क हादसा हुआ। अपना परिचय बताइए। मैं अतुल विश्वकर्मा, जालोपुर का। सुबह एक घटना घटी, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसके बारे में क्या जाने? सुबह घटना घटी, जो व्यक्ति का मृत्यु हुआ मेरे बड़े भाई थे, और महाकुंभ की ड्यूटी मुगलसराय स्टेशन पे जीआरपी कैंप में लगी थी। ड्यूटी करके वो घर जा रहे थे, रास्ते में धुंध के कारण किसी कारणवश एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनका मृत्यु हो गया।
2 लोग आए थे ऐसा पता चला। दोनों लोग का मृत्यु। दोनों लोग की मृत्यु। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव 2025 के तहत मतगणना पर्यवेक्षकों का द्वितीय परीक्षण प्रेक्षागृह पौड़ी में समाप्त हो गया। इस परीक्षण में कार्यक्रम में 104 मतगणना पर्यवेक्षकों को और 312 मतगणना सहायकों ने परीक्षण प्राप्त किया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने परीक्षण में शामिल सभी कार्मिकों को मतगणना प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अपने दायित्वों को निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ निभाने के लिए निर्देशित किया। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से, जहां तेज रफ्तार इको कार बाइक से टकराकर नहर में जा गिरी। आसपास मौजूद लोगों ने कार सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में एक होमगार्ड, 2 बाइक सवार समेत 4 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। सभी घायलों को उपचार के लिए मेडिकल सेंटर भेजा गया है। मौके पर पहुंची इलाई कोई पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा है। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के कटरिया पुल के पास निचली गंग नहर की ये घटना है। उत्तर प्रदेश के चंदौली से आ रही इस वक्त की अपडेट आपको दे दें, जहां सरकारी तालाब पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। चकिया तहसील में प्रधान ने की सरकारी तालाब पर अवैध कब्जे की शिकायत। ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटवाने के लिए तहसील में शिकायत की है। 2 साल पहले तत्कालीन एसडीएम ने तालाब से कब्जा हटाने का आदेश दिया था। डीएम ने तत्काल जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया है। पूरा मामला चकिया विकास खंड के भस्करपुर गांव का है। नाम शिव मंगल सिंह, ग्राम भस्करपुर, मैं वहाँ प्रधान हूँ। क्या मामला है प्रधान जी? तालाब का मामला है, कई बार हम 20 बार एप्लीकेशन दे चुके, कोई मामला हल नहीं हुआ। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। तालाब का मामला, तालाब का आदेश हो गया है। नाम शिव मंगल सिंह, ग्राम भस्करपुर प्रधान। तहसील दिवस में दर्ज हमारा तालाब का अतिक्रमण था, उसको आदेश 2 साल पहले हो चुका है, जो कि अभी तक हम आते जाते हैं। बस 10 बार यहाँ एप्लीकेशन दे दिए, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, ऐसे करके तार दिया। 2 साल हो गया। क्या है तालाब पे? तालाब पे अतिक्रमण है। कितने लोग अतिक्रमण किए? वही 7-8 लोग हैं। कितने साल का चक्कर लगा? 2 साल हो गया। अभी कोई जांच हुई? नहीं, कोई जांच नहीं। क्या मिला? प्रशासन मिला कि हो जाएगा, आवश्यक कार्रवाई हो गई। अतिक्रमण हटाए तो विकास के है, लेकिन अभी तक अतिक्रमण हटाया। इस प्रकार के कई सारे मामले आते हैं। अगर ऐसा कोई मामला आया भी है तो उसमें संबंधित विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वो जांच करे और उसमें जो भी कार्रवाई अपेक्षित है उसको नियमानुसार करा दे। वाराणसी में संविधान गौरव अधिकार को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस को राष्ट्र बीमारी बताया और कहा कि कांग्रेस हमेशा से संविधान के खिलाफ काम करती आ रही है। नेतागण करते, उन्होंने संविधान की हत्या समय समय पर की। इस देश के लोकतंत्र को नकारते हुए देश में आपातकाल की बेड़ियां किसने डालने का काम किया? वह कांग्रेस पार्टी। देश के अंदर 88 बार चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का काम किसने किया? तो कांग्रेस पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में जब देश पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार हमारी चल रही थी, तो परमाणु शक्ति संपन्न भारत बनाने का काम पूज्य अटल जी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार के समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद और देश के पूर्व राष्ट्रपति
माननीय रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक देश 5 वर्ष में एक बार चुनाव की कमेटी बनी, उसका भी विरोध किसने किया? तो कांग्रेस ने किया। आजादी के बाद से 1967 तक लगातार देश के चुनाव और राज्यों के चुनाव एक साथ होते। मैं केवल आप सबके सामने हम संविधान गौरव दिवस मनाते हुए यह बात आप सबसे करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की सच्ची पुजारी है। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान के लिए समर्पित पार्टी। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद चाहे देश में चाहे विदेश में बाबा साहब से जुड़े हुए जो स्थान थे उनको स्मारक के रूप में, उनको तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। संविधान की हत्या करने का काम और सर्वाधिक संविधान में संशोधन करने का काम कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। हमने जो संशोधन किया, हमने जम्मू कश्मीर से 370 और 35A को हटा करके देश के कहिए भारत के माथे की जो मणि मुकुट मणि है जम्मू कश्मीर, उस जम्मू कश्मीर जहां पर स्वयं बाबा साहब भी नहीं चाहते कि 370 अनुच्छेद वहां पर लागू हो, उसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बाबा साहब की हार्दिक इच्छा थी, जब तक देश की आधी आबादी को बराबर का अवसर नहीं मिलेगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। बाबा साहब के स्वप्न अधूरे भाजपा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है पूरे, और उसी के क्रम में 33% महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण का कानून देश में बन चुका है। और आने वाले समय में हमारी मातृशक्ति भी अपनी हिस्सेदारी सदन में भी और बाकी क्षेत्रों में भी वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम करे। संविधान का अगर कहे कि सदुपयोग किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। संविधान का सम्मान किसी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। संविधान का अपमान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम जो सहयोगी साथी उन लोगों ने किया है। आज देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, गरीबी से मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ये बाबा साहब की इच्छा थी। जब तक देश से गरीबी खत्म नहीं होगी तब तक देश विकास के उन ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर सकता, वह विश्व गुरु का स्थान नहीं अर्जित कर सकता जो हमें अर्जित करना। आज हम ये गर्वपूर्वक कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए। आज वह सुख की जिंदगी जी रहे। देश की संवैधानिक संस्थाएं मजबूत हुई, भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही, निष्पक्षता से विधानसभा, लोकसभा या नगर निकाय या पंचायती राज एक्ट के तहत जो चुनाव होते हैं चुनाव संपन्न हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को इन सबसे बेचैनी। वो लोग देश और प्रदेशों की सत्ता पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब के संविधान ने या बाबा साहब ने अपने जीवन काल में जो अपेक्षा की, कांग्रेस 60 साल से अधिक समय तक शासन करने के बाद उसे पूरा नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है उसे पूरा करने का काम हो रहा है। सत्ता में है ना, भविष्य में आने पाए, क्योंकि वो जनता की सेवा करके नहीं, जनता में जहर घोल करके, आपस में लोगों को लड़ा करके, तुष्टीकरण करके, जातिवाद करके, देश के दुश्मनों के विरुद्ध जब देश की बात हो तो एकजुट होकर के देश के सभी दलों को रहना चाहिए। लेकिन अगर देश के हमारे वीर वानपुरे सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं या एयर स्ट्राइक करते हैं तो उस पर भी सवाल उठाने का काम कांग्रेस पार्टी सहित उनके नेता लगातार करते रहे। भारत के तिरंगे का मान सम्मान सभी क्षेत्रों में बढ़ा है। पहले भारत हथियारों का आयात करता था, आज निर्यात कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मेक इन इंडिया की अनेक प्रकार की योजनाएं, उत्पादन शुरू हुए।
हम अब दुनिया के किसी देश के ऊपर निर्भर नहीं। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर की है, 3रे नंबर पर हम जल्दी ही पहुंचेंगे। ये बाबा साहब का जो स्वप्न था उसको पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण काम है। एक बात मैं और कर दूं, सवाल आपका आवे उससे पहले, अभी कांग्रेस पार्टी ने, आपने देखा होगा पिछले दिनों कितनी नकारात्मक घृणा की राजनीति करते। कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अभी जब उनका निधन हुआ, केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा की, राजकीय शोक की घोषणा किया, लेकिन उनकी चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी। उनके स्मारक बनाने की ढोंग करने वाली मांग कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया, लेकिन अभी कांग्रेस का जो पार्टी का मुख्यालय इन्होंने नया बनाया है, जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने मांग की कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्रति आपकी इतनी श्रद्धा है तो कांग्रेस के मुख्यालय का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम, पूर्व प्रधानमंत्री वह भी है, 10 साल लगातार रहे, उनके नाम करिए, तो वह नहीं किया। आप सबको याद होगा देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी का शव भी कांग्रेस के कार्यालय में नहीं रखने दिया गया। मतलब यह जो छिछली राजनीति करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है, वह उसके लिए ही घातक है। एक गरीब माँ बाप का बेटा, एक ओबीसी समाज से आने वाला व्यक्ति, एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया, यह बात कांग्रेस सहित जो सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं उनको बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विकसित भारत बनाना हमारा लक्ष्य है। और उस विकसित भारत बनाने के लिए लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा की जहां सरकारें, जहां भाजपा के सहयोगी दलों की सरकारें, वो अच्छे से काम कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है 2047 तक भारत विकसित बनेगा। इसलिए मैं और बहुत विस्तृत विषय हमारे मीडिया के जो भी साथी हैं, राठी जी या हमारे धर्मेंद्र जी या हमारे अध्यक्ष जी, आपको एक प्रेस नोट बना करके डिटेल में देने का काम करेंगे। लेकिन मैं आज इतना ही कह सकता हूं कि भारत बाबा साहब के स्वप्न अधूरे मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा कर रही है पूरे, और पूरे करेगी। कांग्रेस अब इतिहास के पन्ने में दर्ज होने का जो अपराध किया है, पाप किया है, उस ओर बढ़ रही है। हमें लगातार जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। तीसरी बार देश में मोदी सरकार बनी है। जो काम हमने 2 कार्यकाल में किया है वो देश के सामने नहीं, दुनिया के सामने एक उदाहरण नहीं, मॉडल है। जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो पूरे देश के सभी राज्य गुजरात मॉडल लागू करते थे, लेकिन आज जब वह देश के प्रधानमंत्री हैं तो पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाले भारत का मॉडल पूरी दुनिया में लोग अपनाने का काम कर रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है। कोई एक दो सवाल आपका हो संविधान गौरव दिवस से जुड़ा हुआ, बाकी अन्य सवाल होंगे तो फिर हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज इस पर बात करेंगे तो अच्छा है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से अनपरा थाना क्षेत्र में वाहनों से डीजल चोरी की वारदात सामने आई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 अंतर्राज्यीय शातिर डीजल चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के कब्जे से चोरी की कार सहित अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। दिनांक 19/1/2025 को सुनील कुमार यादव अन्नपूर्णा ढाबा बैरपान द्वारा थाना अनपरा पर सूचना दी गई कि 18-19 की रात को और 17-18 की रात को उसके ढाबा के पास खड़े उसके वाहनों से डीजल चोरी कर लिया गया है। इस सूचना पर थाना अनपरा में 15/25 मुकदमा पंजीकृत किया गया और इस दिशा में प्रयास कर रहे थे कि गुलडोमरी में लोजरा की तरफ से एक मारुति 800 संदिग्ध प्रतीत हुई। उसको चेक किया गया तो उसमें से 250 लीटर के आसपास डीजल बरामद हुआ है। 3 अभियुक्त बरामद हुए, तीनों मध्य प्रदेश चितरंगी के रहने वाले हैं। उसमें से एक की ससुराल डिबुलगंज में है
इनके पास से पाइप और एक जो है 12 बोर का तमंचा और 2 अदद कारतूस भी बरामद हुई है। इन सभी अपराधों में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अभियुक्तों को रिमांड पे भेजा जा रहा है। धन्यवाद। वहीं देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में हरबचवाला टी सेट के पास जंगल में ऑटो में सवार बदमाश और पुलिस के बीच टी स्टेट में मुठभेड़ हो गई। पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाशों को रोकने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर किया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। पुलिस बदमाशों की इस बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए। एक मुठभेड़ में घायल बदमाश को तत्काल उपचार हेतु इंद्रेश अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद कोरोनेशन अस्पताल रेफर किया गया। बता दें कि बदमाशों के खिलाफ थाना वसंत विहार पटेल नगर में गौकशी के केस दर्ज हैं और आज सुबह भी जंगल में गौकशी की घटना को अंजाम देने की फिराक वो जंगल की तरफ जा रहे थे। देखिए, 2 घटनाएं हमारे विभिन्न थाना क्षेत्र में 2 रात्रि में हुई थी, जिसमें थाना जो है वसंत विहार में भी गौकशी की घटना हुई थी और इसके साथ ही साथ नेक्स्ट डे जो है थाना पटेल नगर में भी गौवंशी वध किया गया था। और जिस तरह से जघन्य अपराध को कारित किया गया था, उसको देख के लग रहा था कोई न कोई इसमें गैंग है जो पूर्व में भी ऐसी वारदातों में संलिप्त रहा होगा। और इसी को देखते हुए कुछ हमारे मुखबिर तंत्र से भी सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर एक गैंग सक्रिय है जो इस तरह की घटनाओं को लगातार करता है। जब भी कहीं पर वो इस तरह के वारदात करते हैं, इसको देखते हुए हमारे जो है समस्त जो चेकिंग टीम है, इसको रात को खासकर ऐसे इलाकों में जहाँ पर ऐसी संभावनाएं रहती हैं, जहाँ पहले घटना हुई है, चेकिंग टीम को लगाया गया था। कल रात्रि जो है देर रात्रि इस तरह की सूचना मिली कि ई रिक्शा है ऑटो टाइप का और वो तेजी से गया है और संदिग्ध हो सकता है और रुकने पर नहीं रुका। इसको देखते हुए 3 थाना फोर्स की टीम ने जो है जो चेकिंग पे लगे थे उनके द्वारा जब रिक्शा को पकड़ के रोका गया तो उसमें नदीम नाम का जो है जो ड्राइवर था उसको तो अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन 2 लोग उसमें से अंधेरे का फायदा उठाकर रुकने पर भाग गए थे। जो हरबंश वाला क्षेत्र है जो हमारा टी स्टेट के बाहरी का इलाका है, और इसके बाद जब पुलिस टीम द्वारा उनको घेराबंदी करके जब उनको रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा फायर करने पर पुलिस टीम द्वारा ही फायर किया गया, जिसमें 2 बदमाश इसमें जो थे इंजर्ड हुए। इसमें एक का नाम है वकील और एक का नाम है आरिश। ये दोनों जो है फतेहपुर सहारनपुर के रहने वाले हैं और इस पर जो है 18 मुकदमे वकील पर हैं जो विभिन्न गैंगस्टर एक्ट के साथ है। आरिश पर भी मुकदमे है। अन्य मुकदमों की भी जानकारी की जा रही। पूछताछ में इनके द्वारा पता चला कि वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर इनके द्वारा दोनों घटनाओं को कारित किया गया। और इसके बाद भी इसमें 2-3 नाम अभी प्रकाश में आ रहे हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस माल को जैसे जो वध करने के बाद वो कहाँ लेके गए थे, किसको कैसे सप्लाई किया गया, तो उस संबंध में भी कुछ इनपुट मिले हैं जानकारी में, जिससे हमारी टीम गिरफ्तारी के लिए आगे भेजी गई है। हरियाणा के जिंद में आयोजित हुए पटवारियों की एक प्रदेश स्तरीय बैठक के बाद राज्य प्रधान जयवीर चहल ने कहा कि सरकार द्वारा भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट जारी करने से पटवारियों और उनके परिवार को प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि सीएम नायब सिंह सैनी को लिस्ट की जानकारी ना हो, लेकिन जिस एजेंसी ने ये लिस्ट बनाई है वो सरकार और पटवारियों के बीच मतभेद पैदा करना चाहती है। जिस तरीके से सरकार ने 16 तारीख को लेटर जारी किया वो बिल्कुल असंवैधानिक तो था ही, मानवीय मूल्यों के भी खिलाफ था और मानसिक प्रताड़ना देने वाला था। उससे मानसिक प्रताड़ना का शिकार पटवारी हो भी रहे हैं और उनके परिवार भी हो रहे हैं। तो इस तरह से पत्र जारी करना सरकार की ने किस एजेंसी से, पता नहीं किस एजेंसी से क्या जांच करवाई है, सारी जांच हमें फेक लगती है। किसी पर कोई वो नहीं है। पटवारी ऐसे नाम लिखे गए, उस पटवारी के पास कोई असिस्टेंट है ही नहीं। कहीं पटवारी के नाम गलत हैं, कहीं उसकी अपॉइंटमेंट वहां कितने दिन से वो गलत है। तो ये रिपोर्ट बिल्कुल जो विभाग से अनजान लोग हैं उनके द्वारा तैयार करवाई गई है, जिनको विभागीय जानकारी नहीं है। अगर कोई दोषी है तो सरकार के पास बहुत सी एजेंसीज हैं, तो सरकार उनको हम अपराधियों के उसमें नहीं अपराधियों को संरक्षण देना चाहती है। चीज हम भी जीरो टॉलरेंस के हम ही हैं, लेकिन सरकार के पास बहुत सी एजेंसियां, सरकार उनसे उचित जांच करवा के और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती थी, उनको पकड़ सकती थी। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से ये इसको हम ये कहेंगे कि ये बहुत ही कुकृत्य है, मानसिक प्रताड़ना का केस बनता है इस पर सरकार का। हम कानूनी सलाह भी ले रहे हैं और अपने अधिकारियों से भी मिलेंगे और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, रेवेन्यू मंत्री जी को, हमारे एफसीआर महोदय को लेटर भी लिखा है
और हम इसकी वास्तविकता की भी और इसकी गोपनीयता की भी, किस तरीके से गोपनीय हुई। सरकारी पत्र व्यवहार चलता रहता है कार्यालयों में, हम भी पार्ट ऑफ प्रशासन हैं, तो हम जवाब देते हैं उसका, लेकिन हमें तो इसके जवाब देने के लायक भी नहीं छोड़ा। तो चारों तरफ से हमारे मित्र, प्यारे, रिश्तेदार, परिवार फोन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही मतलब इससे ज्यादा घिनौना जो तरीका सरकार ने अपनाया है, ये हमारे ख्याल से नहीं हो सकता। हम इसकी पूरे तरीके से जो है इसकी आलोचना करते हैं और पुरजोर इसका विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरीके से आपने जिस पत्र व्यवहार जिस प्रकार से आपने किया है, उसी तरीके से पत्र व्यवहार करके पटवारियों की और इस विभाग की इज्जत को बनाए रखने का काम करेंगे। ये हमारी सरकार से भी गुजारिश है। और सरकार के पास अगर कोई ऐसा प्रूफ है तो सरकार इसकी अपनी एजेंसियों से जो है ना, वो उसके पास बहुत एजेंसियां हैं, गुप्त रूप से भी जानकारी ले सकती है, लेकिन इस तरह से लेना और उसको सार्वजनिक करना, तो ये सरकार का भी हमें मंशा से परे गेम लगता है। या कोई एजेंसी ऐसी एजेंसी काम करी है जो हरियाणा सरकार और कर्मचारियों के बीच मतभेद पैदा करना चाहती है। ऐसा भी हो सकता है, सरकार का मंतव्य ऐसा ना हो। कोई ऐसी एजेंसी है तो सरकार से हमारी गुजारिश है कि उसकी जानकारी करवाए और दोषियों को दंडित भी करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम भी उनके हामी हैं। जो उन्होंने सही काम किया, अच्छी पटवारियों की बम्पर लेवल पे भर्ती की है, हम उसकी तारीफ करते हैं। हमने वहां जा करके और उनकी तारीफ करने का, पुल बांधने का भी काम किया है। लेकिन जो तरीका ये अपनाया गया है, हो सकता है इसमें नायब सैनी को भी ना पता हो, मुख्यमंत्री जी को भी ना पता हो, और अगर है तो फिर ये उनका भी मंतव्य गलत है। आज चीफ मिनिस्टर ने कैबिनेट में बयान दिया है कि ये लिस्ट कहाँ से आउट हुई है, हम इसकी जांच कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो हम इसका स्वागत करते हैं, इस बात का सरकार इसकी जांच करे, हम इसका स्वागत करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी करते हैं। गुजरात के ढोलका में कैडिला फार्मास्यूटिकल कंपनी के बाहर मजदूरों ने हड़ताल कर दी है। पिछले 20 सालों से कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों को निकाले जाने से कर्मचारियों में रोष है। कंपनी द्वारा पहले 130 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था और अभी कुछ दिन पहले 40 कर्मचारियों को और बर्खास्त कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को बिगड़ने से बचाया। મારું નામ મુકેશભાઈ લક્ષ્મણભાઈ પાંડવ છે। હું છેલ્લા 14 વર્ષથી કેડિલા કંપનીમાં કામ કરું છું અને હાઉસકીપિંગની અંદર કામ કરું છું। આ મેનેજમેન્ટ જ્યારથી આવ્યું છેલ્લા 2 વર્ષથી ત્યારથી અમારા પગારમાં લોચા પડે છે, અમારા બોનસમાં પણ આ લોકો લોચો મારેલો છે અને અત્યારે હાલની અંદર અમારું એનાઉન્સમેન્ટ કાપવાની વાત ચાલે છે। અમારું છેલ્લા 4 વર્ષની અંદર એટલે છેલ્લા 4 મહિનાનું અમારું હજુ ઓવરટાઈમ અમને મળ્યો નથી, એટલે અમે અમારા ઓવરટાઈમ માટે ભાગી રહ્યા છીએ। અમને કોઈ જવાબ આપતા નથી। અમારો આ મેનેજમેન્ટ અમને કોઈ જાતનું કોઈ સંતોષકારક જવાબ આપતા નથી। બરાબર। મારું નામ ઈશ્વરભાઈ નાનાભાઈ ચાવડા, મારું ગામ ત્રાસદ। હું છેલ્લા 23 વર્ષની અંદર કેમિકલ પેકિંગની અંદર હું નોકરી ફરજ બજાવું છું। અને આજે અમે છેલ્લા શનિવારથી અમને અમારા કોન્ટ્રાક્ટરે એવું કીધું હતું કે તમે 126 અથવા 140 જણાએ જે કંપની મેનેજમેન્ટે એવું કીધું છે કે તમે ઓપરેટર લેવાના જે માણસો કોન્ટ્રાક્ટવાળા છે એમને મેનેજમેન્ટે મશીન ચલાવવાની ના પાડી છે। એના કારણે અમે બધા કોન્ટ્રાક્ટરે અમને જાણ કરી અને અમે એવું કીધું કે તમે આજથી ટર્મિનેટ તમને ઘરે મોકલવામાં આવે છે, અમને સસ્પેન્ડ કર્યા છે। અમને એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે તમે આજથી સોમવારથી નોકરી આવતા નહીં। દરેક કોન્ટ્રાક્ટ વાળા અલગ છે, એટલે અમને એવું કીધું કે તમે આજથી સસ્પેન્ડ કે તમે કાયમ માટે ઘેર રહો। એટલે અમે કોન્ટ્રાક્ટરને એવું કીધું ભાઈ તમને કોણે કીધું આવું? એટલે કોન્ટ્રાક્ટરે અમને જાણ કરી। કેડિલા યુનિયન તરફથી અમને ઓર્ડર છે ઉપરથી કિંજલ ચૌધરી સાહેબનો, સંજય સિંહ સાહેબનો કે ભાઈ જે ઓપરેટર લેવાના કોન્ટ્રાક્ટમાં કામ કરે છે એ મશીન ચલાવશે નહીં એવું આહવાન કરી અને એના માટે અમને સસ્પેન્ડ કર્યા છે। અમે ગેટની બહાર છેલ્લા શનિવારથી બેઠા છીએ અને આજે અમે આ બધા એકત્રિત થઈને અંદર બહાર અમારું ઉભો રહેવાનું કારણ એવું છે કે અમે રોજીરોટી માટે અમે છેલ્લા 23 વર્ષથી 25 વર્ષથી 15 વર્ષથી જે કામ કરીએ છીએ એનું આ છેલ્લા 3.5 વર્ષથી આ મેનેજમેન્ટે કિંજલ ચૌધરી સંજય સિંહના આવવાથી જે કેડિલાની જે હાલત ખરાબ કરી છે અને જે કેડિલા એટલું જોરદાર ચાલતું હતું, જોરદાર પ્રોડક્શન ચાલતું હતું, આજે અમારા ઇન્દ્ર મોદી એમનો પગે લાગીને વાત કરું છું કે ઇન્દ્ર મોદીજી અમને જે અમને સપોર્ટ આપતા હતા, કઈ સપોર્ટ એટલે
એ જ્યારે જીવિત હતા અને એ વખતે આ કેલીલા ફાર્મમાં અમે ઉલ્લાસથી હરખ ઉલ્લાસથી જે કામ કરતા હતા, આજે આ કિંજલ ચૌધરી સંજયસિંહના આહવાનથી જે અમને જે શોષણ અમારું શોષણ કરી રહ્યા છે અને એ લોકો આજે પણ અમને છેલ્લા 3 દિવસથી 140 નો અમારા કોન્ટ્રાક્ટર નોટિસ આપ્યું કઈ તમે સોમવારથી નોકરી આવતા નહીં, એટલે અમે બધા કોન્ટ્રાક્ટ વાળા એકત્રિત થઈને અને અમારા યુનિયનના પ્રમુખ અમને સહકાર આપ્યો, બદલ આભાર. અને આના માટે અમારું શોષણ રોકાવું, અમારું શોષણ જે કરે ને એ લાઈવ તમે ટેલિકાસ્ટ કરો. અને અમે કઈ તાલેવરના છોકરા નથી, ગેટની અંદરથી એન્ટ્રી થાય, જેને નોકરીની જરૂર હોય અને જેને પૈસાની જરૂર હોય ગેટની અંદર નોકરી આવતો હોય, પછી ઘરે વરે ગાડી મંગલાવો હોય, પણ એ છતાં હું આજની તારીખમાં આયન ચાવડા, મારું નામ આયન ચાવડા, પેકિંગ કરું. આજે મારા ઘરની અંદર ખાવાનો રોટલો પડી નથી, હું 5-5 કિલો લોટ લાવીને દિવસો કાઢું છું. અને આ મેનેજમેન્ટના કારણે આજે મારી રોજી છીનવાઈ જઈ. તો હું તમને 2 હાથે ત્રીજું માંથી નમાઈને કહું છું કે અમારી અરજી સાંભળો અને મેનેજમેન્ટને રિક્વેસ્ટ કરું છું. અમારું પહેલા સિસ્ટમ એવી હતી દિનેશભાઈ વખતે કે અમારા કોન્ટ્રાક્ટમાં દર 4.5 વર્ષ પૂરા થાય અને કોન્ટ્રાક્ટરને જેને 4.5 વર્ષ પૂરા થયા હોય એના નવું એલાઉન્સ ચાલુ થાય, એ બી કેન્સલ કરી નાખ્યું, એ બી રદ કરી નાખ્યું. હાલમાં જેનું એલાઉન્સ ચાલુ હતું એના છેલ્લા 4 વર્ષથી આ 4થું વર્ષ છે. અમારે દર વર્ષે 3 ગેડમાં એલાઉન્સ આવતું હતું, 750, 520 અને 650. એવા 3 ગેડ હતા. એ 3 ગેડ ના કુવામાં નાખી દીધા. અને આજની તારીખમાં અમે જે 12 પાછી 140 જણા અમારું એલાઉન્સ રદ કરી નાખ્યું. તમારે 477 નોકરી કરવી હોય તો કેલીના ગેટની અંદર આવો, કારણ કે બીજી કોઈ કંપની પકડી લો એવું અમને આહવાન કર્યું છે. એટલા માટે આજે હું 2 હાથના ત્રીજું માથું નમાઈને કંપની કેરીલા મેનેજમેન્ટને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે સાહેબ અમારી જે ભૂલ છે, અમે જ્યારે જવારી લઈને આવ્યા, આજે અમે જે 20 વર્ષથી નોકરી આવ્યા છીએ, અમારે 45-46 વર્ષ થયા, અમે કઈ કંપનીથી ઉભા રહીએ, અમારી રોજી છીનવાઈ ગઈ. એના માટે અમે તમને રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ 2 હાથના ત્રીજું માથું, કોઈ ભૂલ અમારી હોય તમને કહો. અને આજે અમારી આજુબાજુ ગામડાની અંદર 63, પિસાવડા, પેટાળા, વીડી, ઇંગોલી, ધોકા એના અમારા સરપંચો અમારી હાજર છે. અને હાજરી અંદર અમારા સરપંચના ઉમેદવાર બરાબર જિગ્નેશભાઈ મારી સાથે છે, એ 2 શબ્દ બોલશે. અમે કેરીલા કંપનીમાં બધા કોન્ટ્રાક્ટ વર્કરમાં જ કામ કરીએ છીએ. આ મેનેજમેન્ટે મહિના પહેલા 72 જણાનું લિસ્ટ કાઢ્યું, આજે 120 જણાનું કાઢ્યું, ટોટલ 200 જણાનું. કોઈ જ કારણસર કે કોઈ કારણ કીધું નહીં, ડાયરેક્ટ કોન્ટ્રાક્ટરને એવું કીધું કે ભાઈ આ બધાના કાલથી ઓપરેટરોને લેવાના નહીં. હવે આટલા 20 વર્ષથી અમે નોકરી કરતા હોય અને ડાયરેક્ટ ના પાડે તો અમારી રોજી રોટીનું શું? અમે એના માટે જ આ ભેગા થયા છીએ. કારણ બતાવો કે ભાઈ અમને આ કારણથી છૂટા કર્યા તો અમને ખબર પડે, પણ કંપની અમને કહેતી નથી. કઈ કંપની? કેરીલા ફાર્માસ્યુટિકલ લિમિટેડ. એ અમને કંપની મેનેજમેન્ટ કહે કે ભાઈ તમારું આ ફોલ્ટ છે તો એમને સુધારે, પણ અમને એ ફોલ્ટ કહેતી નથી. એટલે અમે આ ભેગા થયા છે અને અમે ન્યાય માટે ભેગા થયા છે. देहरादून के कोतवाली नगर क्षेत्र में वाहन चोरी की घटनाओं के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों आसिफ, वसीम और अबरार को गिरफ्तार किया। पूछताछ में एक आसिफ ने बताया कि वो बिजनौर से देहरादून आता था और मास्टर चाबी से वाहन चलाता था। शहर क्षेत्र में काफी सारे वाहन चोरी की घटनाएं होती है, इसको देखते हुए हमारी टीम लगातार ये जो इस पर काम कर रही थी, इसमें भी सफलता मिली इसको कोतवाली पुलिस को। और इसमें हमने जो 3 लोग को जो है बिजनौर पे इनको अरेस्ट किया और इनसे जो है हमें 9 जो है टोटल गाड़ियां बरामद हुई, जिसमें 8 2 व्हीलर और 1 4 व्हीलर बरामद हुआ है। जो गाड़ियां बरामद हुई उसमें 4 जो है थाना कोतवाली शहर की चोरी होनी पाई गई। अन्य के बारे में जिनके इंजन नंबर 33 नंबर से तस्दीक किया जा रहा है कि कहाँ से चोरी हुई, उसके बाद इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के चंदौली में पीडब्ल्यूडी कार्यालय का व्यापारियों ने घेराव किया। व्यापारियों ने 4 लेन सड़क चौड़ीकरण की मांग की है। व्यापारियों ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचकर 6 लेन सड़क चौड़ीकरण के खिलाफ विरोध जताया। सस्ती लोकप्रियता के लिए सड़क चौड़ीकरण का कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। व्यापारियों ने डीपीआर और शासन के निर्देशों के तहत 4 लेन सड़क चौड़ीकरण की मांग की है। चौड़ीकरण की योजना को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। संजय कुमार गुप्ता। मामला यह है कि कुछ तथाकथित लोग मुगल सराय में जो पहले गवर्नमेंट ने पास किया है, नक्शा पास है, सब कुछ पास है, आज 2 साल 3 साल पहले से इस पर प्रक्रिया चल रही है, टेंडर हुआ है। मुगल सराय बाजार पूरा 4 लेन पास है और उसके उधर 6 लेन पास है। फिर भी कुछ तथाकथित यहाँ के लोग गठबैये हैं, वो इस काम में व्यवधान गवर्नमेंट के काम में डाल रहे हैं
और व्यापारियों का आर्थिक, शारीरिक, मानसिक अनावजह उत्पीड़न हो रहा है। तो आज आप आए पीडब्ल्यूडी ऑफिस, क्या मांगे आप लोग की है? हम लोग की मुख्य मांग है कि गवर्नमेंट ने जो नियम पास किया है, जो सरकार रोड पास की है, उसके अनुरूप कार्य प्रारंभ किया जाए। यदि गवर्नमेंट ये एक्शन साहब रोक रहे हैं तो, और जो भी लोग इस सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं उनको खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहिताश पाल है। रोहिताश जी, आप लोग एक्शन ऑफिस आए हैं, क्या है पूरा मामला? हम लोगों की मांग है जो पुराना डीपीआर बना हुआ है उसके अकॉर्डिंगली जो सरकार का मानक है 4 लेन का, उसी के अनुसार काम हो। हम जीटी रोड के व्यापारी जो है, हमारी रोजी रोटी है ये, और हम लोग हर हालत में 4 लेन की मांग करते हैं। किसी के बहकावे में आके सतही लोकप्रियता पाने के लिए लोग अपनी छोटी छोटी संस्थाओं को चलाने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस तरह का बेवजह प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हम व्यापारियों का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। एक तरह से आप देखिए तो ये जाम का मामला है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए नगर पालिका को और अन्य लोगों को मिलके एक स्थान बनाना चाहिए, जिसमें टैक्सी स्टैंड का एक उचित स्थान देना चाहिए, जहां से सबसे ज्यादा जाम टोटो ऑटो की वजह से लगता है। इनका एक स्थायी जगह बनाइए जहां पे इन लोग आराम से सवारियों को उठा रख सके। दूसरी चीज, जो ठेले हैं इन सबों का भी एक उचित स्थान बना के और अच्छे ढंग से सिस्टमेटिक वे में इनका व्यवस्था बनाना चाहिए। मामला यह है कि हम लोग जो है, जो कार्यक्रम हो रहा है, जो रोड का निर्माण हो रहा है, जो कि मानक के अनुरूप है, जो मानक के साथ साथ चल रहा है, उसका हम लोग समर्थन करते हुए सभी व्यापारी एक साथ यहाँ आए हुए हैं। इसके पहले कुछ लोग विरोध में बैठे थे, क्या पूरा मामला था? उन लोगों का ये मामला था, उन लोग की जिनकी एक इंच जमीन जो जीटी रोड पे नहीं है, न उनका एक मकान है न एक दुकान है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी सतही राजनीति के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए और अपने संस्था के नाम के लिए जानबूझ करके हम लोगों के व्यापारियों के साथ, हम लोग के व्यापारियों की रोजी रोटी और हम लोगों के जो है, हम लोग का जो क्या नाम है, एक अस्तित्व है, उसके साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ये वो लोग बता रहे, धरने बैठे थे कि विधायक जी यहाँ से गुरुद्वारा बचा दिए, इस पे क्या पूरा मामला है? इसमें किसी प्रकार का कोई मामला नहीं है। देखिए, जो भी काम हो रहा है वो पीडब्ल्यूडी और वो जो राज्य सरकार है अपने अनुरूप कर रही है, इसमें किसी का कोई मामला नहीं है। और हम लोग जो है पीडब्ल्यूडी के इस रोड का पूरे जोर से समर्थन करते हैं। क्या आपको क्या पीडब्ल्यूडी ऑफिस आए हैं, क्या पत्र सौंपने आए हैं? हम लोग अपना पत्रक और साथ साथ अपना जो है समर्थन का 4 लेन का समर्थन सौंपने आए हैं। हाँ, हम लोग जो काम हो रहा है उसके समर्थन में है, और साथ ही साथ जो लोग 6 लेन का मांग कर रहे हैं उनके हम लोग विरोध करते हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की मतदान तिथि नजदीक आने से चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचकर किशोर भट्ट के पक्ष में वोट की अपील करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और सरकार की कई उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि अब यहां के लोगों को देहरादून आने की आवश्यकता नहीं है, वो किशोर भट्ट से फोन कराकर अपना काम उत्तरकाशी से ही करा सकते हैं। है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए उत्तरकाशी नगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतना चाहिए, अध्यक्ष भाजपा का बनना चाहिए। यहाँ पर विधायक भाजपा का है, यहाँ पर सांसद भाजपा का है, यहाँ पर सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी जी हैं और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी हैं। उत्तरकाशी के विकास के लिए अगर कोई भी काम की आवश्यकता पड़ेगी, कोई परियोजना है, कोई योजना है, कोई विकास के जो भी काम होंगे, किशोर भट्ट जो हमारे प्रत्याशी हैं उस काम को बहुत आसानी से करवा सकते हैं, क्योंकि नीचे से लेकर के ऊपर तक जो पूरी चेन है जनप्रतिनिधियों की वो भारतीय जनता पार्टी की है। और पुष्कर सिंह धामी जी पूरे प्रदेश में सभी जगह जनसभाएं करके जनता को ये आश्वासन दे रहे हैं, ये संकल्प ले रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाइए और वहाँ के विकास की, वहाँ के कामों को करने की जिम्मेदारी पुष्कर सिंह धामी की है। इसलिए मुझे लगता है कि उत्तरकाशी की जनता धामी जी के विकास पर, धामी जी पर विश्वास करती है, भरोसा करती है, इसलिए किशोर भट्ट भारी बहुमत से यहाँ चुनाव जीतेंगे, ऐसी मेरी आशा और अपेक्षा है। और जिस तरह से कार्यकर्ताओं का उत्साह है और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का जो विजन है कि अगर वास्तव में 53 इंजन जो नगर पालिकाएँ हमारी हैं
नगर पंचायत हैं या हमारे बड़े महानगरों के मेयर हैं, अगर हम वहाँ पे हमारा प्रत्याशी जीतता है तो स्वतः ही जो विकास का तीसरा पहिया, क्योंकि नगर पालिका चुनाव उत्तरकाशी भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चारों धाम की मेन पड़ाव जो है गंगोत्री विधानसभा है। यमुनोत्री के बाद गंगोत्री, और गंगोत्री से लौटकर जो आदमी केदारनाथ बद्रीनाथ जाता है, तो उत्तरकाशी को अच्छा बनाने के लिए जो उत्तरकाशी वासियों से हम निवेदन कर रहे हैं कि इस समय उत्तरकाशी वासियों को जो हमारे बहुत ही ऊर्जावान प्रत्याशी हैं भाई किशोर भट्ट, कमल के सामने का बटन दबाकर उनको भारी बहुमतों से विजय बनाए। कोलकाता में सियालदे कोर्ट में ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। ट्रेनी डॉक्टर की ओर से वकील ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य सबूत पेश किए, जिसके आधार पर जज ने आरोपी को दोषी ठहराया। जज ने सोमवार को सजा की सुनवाई के दौरान संजय राव को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ थे। फैसले के बाद आरोपी रोने लगा। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अगर राज्य के हाथ में होता तो आरोपी को फांसी की सजा मिलती। वहीं फैसले के विरोध में जनता ने आक्रोश दिखाया और कहा कि इस घटना में और लोग भी शामिल हैं जिन्हें पकड़कर सजा दी जानी चाहिए। জিনিসটা চোখের সামনে আসতে হবে। ফলে এটা আন্দোলনের একটা ধাপ, আমরা আন্দোলন আরো এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, আন্দোলন তো থামাচ্ছি না, অবশ্যই চলবে যতক্ষণ না পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত এর এই উদ্ঘাটিত হয়। এবং আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমরা তো শুধু একটা মৃত্যু বা একটা হত্যা নিয়েও লড়ছি না, আমরা তো সমস্ত অভয়াদের জন্যই লড়ছি, আমরা জাস্টিসের জন্য লড়ছি। ফলে এই আন্দোলনটা একটা দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন। কেউ যদি ভাবেন যে আজকে বা কালকেই আমরা আন্দোলনের ফল পেয়ে যাব, সেটা ভুল কথা। আপনারা যে নির্দেশ তৈরি করেছিলেন হ্যাঁ, এটা ওটা ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট বিলি করেছে একটা, যেখানে তদন্ত প্রক্রিয়া যে অসঙ্গতি সেগুলো ওরা তুলে ধরেছে। সেই প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর সিবিআই কে দিতে হবে, না হলে তো আমরা থামবো না। খুশি কি করে হবে? বাকিদের মধ্যে একা ও ধরা পড়েছে, ওর সাজা হচ্ছে, পুরোটাই ওকে কেন্দ্র করে হয়ে আছে। বাকিরা তো কেউ তাদের কারো চাষিরই পেশ হলো না। এটা আমরা খুশি না, আমরা একটা স্লোগান তুলেছি না, একা সঞ্জয় দোষী নয়, বাদ বাকিরা গেল কোথায়? এটা তো প্রশ্ন, সাধারণ মানুষের প্রশ্ন। জানি না কোথায় কি সেটিং হয়ে গেছে। আমি আপনি পুরো বাইরে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট কেন, পুরো স্পষ্ট প্রমাণ, সিবিআই সমস্ত প্রমাণ সেগুলোকে চেপেছে। কি করে বলবো যে কোথায় কতদূর সেটিং হয়ে গেছে? কখনোই না। আন্দোলন আমাদের স্থিমিত হবে না, এই আন্দোলন জনগণের আন্দোলন, জনগণের আন্দোলন কখনো স্থিমিত হবে না, আরো বাড়বে, আরো তীব্র হবে আন্দোলন। এটুকু আমরা ঘোষণা করতে পারি। সঞ্জয়ের সাজা ঘোষণা হবে, সেটা ঘোষণা হবে, সেটা নিয়ে তো বলছি না, একা সঞ্জয় নিয়ে তো আমাদের বক্তব্য না। আমরা আমাদের আর্গুমেন্টে বারবার ধরে বলেছি there has been some lapses in the part of the investigation agency, যেটা আগের দিনকে জজ সাহেব যখন সাজা ঘোষণা করেন উনি বলেছেন, তিনি ক্রিটিসাইজ করেছেন ওনার এই ইনভেস্টিগেশন নিয়ে কিছু কনফিউশন ক্রিয়েট হয়েছে। বাদবাকি ডিটেলসটা ওনার জাজমেন্টের কপিতে আসবে, সেখানে থেকে আপনাদেরকে বলতে পারবো ইয়েস ইট ইজ দ্য ল্যাচেস অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি, যে পুরোপুরিভাবে ওনারা করতে পারেনি, কারণ ওনাদের বক্তব্য ছিল আজকে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট, কিন্তু জজ সাহেব আজকে যাবজ্জীবন দিয়েছে। ইনভেস্টিগেশনের পার্ট বাকি আছে, বাকিটা আমরা জাজমেন্টের কপি পাই, জাজমেন্টের কপিটা পাই। আমরা তো সর্বোচ্চ সাজা চেয়েছি, আগামী দিনে তো আরো ইনভেস্টিগেশন হবে, সেটা যাতে ঠিকঠাক হয় সেটার দিকে আমরা এগোবো। আরজি করে রায় নিয়ে, কিন্তু আমি যেহেতু হেলিতে ছিলাম বলে আমি ডিটেলসটা এখনো শুনিনি, তো আপনাদের কাছ থেকে শুনলাম যে এটা নাকি যাবজ্জীবন দেওয়া হয়েছে। এটা আপনাদের কাছ থেকে প্রথম আমি শুনলাম। আমার রিঅ্যাকশন ইজ ভেরি ক্লিয়ার। আমরা প্রথম দিন থেকে ফাঁসির দাবি করে এসেছিলাম এবং আজকেও আমরা সেই দাবিতে অটুট আছি, কিন্তু আদালতের রায় ন্যাচারালি এখন সবাই মিলে কি বলবেন আমি জানি না, বাট আমার কথা আমি বলতে পারি বা আমার দলের বক্তব্য যেটা হচ্ছে, আমরা 3টে কেসে আপনারা দেখেছেন 54 দিন থেকে 60 দিনের মধ্যে আমরা ফাঁসি অর্ডার করেই দিয়েছি। কিন্তু আমি জানি না এটা একটা সিরিয়াস কেস এবং এটা নিয়ে ফাঁসি দাবি আমাদের সবার ছিল। সেক্ষেত্রে বিচারের রায় নিয়ে আমি আমার কথা বলতে পারি।
আমরা এটাই বলেছিলাম আমাদের হাতে এই কেসটা থাকলে আমরা কিন্তু অনেকদিন আগেই ফাঁসির অর্ডার দিয়ে দিতে পারতাম, ফাঁসির অর্ডার করে দিতে পারতাম। আমি জানি না কিভাবে লড়াই করেছেন, কি করেছেন, কি যুক্তি, আপনারা তো লয়াররা জানেন। সুতরাং ডিটেলসটা তো আমি জানি না, ডিটেলসটা তো সিবিআই করছে এবং আমাদের হাত থেকে তো কেসটা ইচ্ছা করে কেড়ে নিয়ে চলে গেল। আমরা তো বলেছিলাম আমরা যদি করতে না পারি তাহলে আপনারা সিবিআইকে দিন, আমার কোনো আপত্তি নেই, কারণ আমরা চাই বিচার হোক। এই নরক বিচারদের চরমতম শাস্তি হওয়া উচিত। আমি এসব বলতে পারবো না, কিন্তু আমি এখনো আপনিও লয়ার, আমিও অ্যাজ এ লয়ার আমি এই কথা বলছি যে আমি তো ডিটেলস কাগজপত্র দেখিনি, বাট আই এম নট স্যাটিসফাইড, কারণ আমি ফাঁসি হলে অন্তত মনকে সান্ত্বনা দিতে পারতাম। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।